नमस्कार दोस्तों। तो बहुत दिनों के बाद हम आपके बीच में उपस्थित हैं। कुछ कारणवश वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाई, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन अब जो है हम अपने उस दिक्कत की वजह से थोड़ा सा उबर चुका हूं, तो हम अब अगली वीडियो आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी अवेलेबल करवाएंगे। तो सीधी सी बात है कि जो भी वीडियो आपका, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो चाहे एकेडमिक हो, दोनों वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाएंगी, क्योंकि अब दोनों के लिए पेपर ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर बोर्डियल पेपर देखा जाए तो भी बहुत नज़दीक है, और कॉम्पिटिटिव यानी एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आ गई है, अब तो आपको पता होना चाहिए कि वैकेंसी 45,000 प्लस है। तो आप लोगों के लिए तो समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा हो गया है। जो वैकेंसी आपकी कम थी अब हो गया है 45,000। तो आप लोग चाहें तो बहुत जल्दी अपने आप को इसमें जांच सकते हैं कि हम उस लायक हैं या नहीं। लेकिन मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप लोग थोड़ा भी मेहनत कर दिए तो ये मान के चलें कि इसमें से एक वैकेंसी आपकी है। तो चलते हैं हम लोग आज आगे। लेकिन आज हम थोड़ा सा बच्चों का रिक्वेस्ट था कि हमें टिग्नोमेट्री से कुछ क्वेश्चन थे सर, हाइट एंड डिस्टेंस से। तो यानी ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी से कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज लेंगे, जो टिग्नोमेट्री में आप लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो 2 या 4 नंबर में या 1 नंबर में भी बन सकते हैं। तो आज आपके सामने हम लोग यही क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो पहले हम उसके थ्योरी के बारे में जानते हैं, उसके रूल रेगुलेशन के बारे में जानते हैं कि किस तरह से हमें उसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। तो उन्नयन कोण किसे कहते हैं पहले वो जान लें हम लोग। उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण किसे कहेंगे? जब किसी भी वस्तु को, जब किसी वस्तु को कोई अन्य व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है, तो प्लेन, और सपोज करिए कि आपके पास यहाँ पे कोई व्यक्ति है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट को हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए एक बेस होता है, और यहाँ पे इसे ऑब्जेक्ट तक एक परपेंडिकुलर डालें। अब परपेंडिकुलर डालने के बाद यानी कि यहाँ से कोई क्या कर रहा है, उस वस्तु को देखने की कोशिश कर रहा है। यदि वस्तु को देख रहा है तो हम क्या करेंगे, सीधे इस वस्तु से क्या करेंगे, अटैच करेंगे। तो इस आधार और देखने वाली जो आपकी दृष्टि है के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। यानी कि ये जो कोण है आपका, ये उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण है। यानी कि जब किसी वस्तु को कोई अन्य व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ, ये नीचे है, नीचे से ऊपर की तरफ सामने देखता है, तो उनके बीच में यानी कि आपके समतल और क्या नाम है, इस क्षैतिज रेखा के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल क्या कहलाती है, उन्नयन कोण कहलाती है। यानी कि आपको उन्नयन कोण के बारे में पता चल गया। ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुक में या क्वेश्चन में दिया रहता है कि उन्नयन कोण यानी कि इस उन्नयन कोण से इतना बनता है एंगल, ठीक है ना।
तो उन्नयन के अलावा आता है अवनमन कोण। बस सेम अपोजिट हो जाएगा सर इसमें। तो अपोजिट क्या हो जाएगा इसमें, सपोज करिए कि हमें अवनमन कोण देखनी हो, तो अवनमन कोण देखने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां लिखेंगे क्या, जब किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को देखने के लिए, किसी वस्तु को देखने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ देखना पड़े तो जो कण होता है, कण और लंब के बीच में बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए आप, सपोज करिए कि यहां पे एक परपेंडिकुलर है रेखा और ये एक बेस है, और व्यक्ति यहां पे है, व्यक्ति कहीं यहीं पे है और यहां से किसी वस्तु को देखने की कोशिश कर रहा है। अब वस्तु को कहाँ, वस्तु आपकी वस्तु एक पॉइंट पे है और एक पॉइंट वस्तु पे आपको दिखाना है कि ये वस्तु कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो एंगल बनाएगा आपका नीचे की तरफ, ये जो होगा आपका अवनमन कोण होगा, और ये रेखा समानांतर होगी। मान लीजिए कि ये C है और ये D है, तो हम लिखेंगे कि AB जो होगा CD के क्या होगा, पैरेलल होगा। आपको पता है जब दो पैरेलल रेखाओं को एक तीसरी रेखा आपस में मिलाती है तो उनके जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये आपको पहले ही पता है, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में सभी को पता है। जानकारी नहीं है तो मैं बता रहा हूं कि AB और जो CD आपकी दो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर हैं श्रीमान जी। यदि समानांतर हैं तो ये कोण और ये कोण, क्योंकि तीसरी रेखा आपकी यही है AC, जो इन दोनों रेखाओं को किसी न किसी बिंदु पे यानी A और C बिंदु पे क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं या मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो इनके बीच में ये जो कोण होगा आपका अवनमन होगा। हमने बताया कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये आपका अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा ही कोण होगा। तो हमें ये पता चल गया कि अल्फा कोण कौन है, बीटा कोण कौन है, थीटा कोण कौन है, उन्नयन कोण कौन है और अवनमन कोण कौन है। ये आपको जानकारी हो गई है। तो थोड़ा सा हम लोग अब आगे चलते हैं। चलिए, तो हम देखते हैं कि सामने आपके बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश हो या 30 अंश था, तो एक स्तंभ की जो लंबाई थी 10 करणी में 3 मीटर मापी जाती है। स्तंभ की जो लंबाई, स्तंभ मतलब जो आपकी ऊंचाई है, कोई स्तंभ है, पिलर है या कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग, या तो पोल है, कुछ भी बोल सकते हैं, तो मापी जाती है। तो उस स्तंभ की परछाई की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए श्रीमान जी, यहां पे आपका आ गया उन्नयन कोण। क्या आ गया, उन्नयन कोण। तो हमने क्या बताया था, जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो यानी कि सपोज करिए कि एक स्तंभ है ये, तो एक स्तंभ मान लीजिए आपका AB है और इसे C मान लीजिए। C पॉइंट तक यानी कि B से लेकर C तक की हमें लंबाई को ज्ञात करनी है।
तो हम इस लंबाई को कुछ भी माप सकते हैं या मान सकते हैं। तो उन्नयन कोण देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ देखिए, ये 30 अंश बता रहा है। देखिए 30 डिग्री बता रखा है इसमें। तो उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की तरफ देखें हम तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। इसने कहा तो एक स्तंभ की लंबाई, स्तंभ हमने ए बी को माना है, तो यहां पे मान लीजिएगा माना स्तंभ ए बी बराबर 10 करणी में 3 मीटर हो जाएगा। हो गया। तो यानी कि हम इसे लिख सकते हैं श्रीमान जी 10 करणी में 3, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की जो आपकी डिस्टेंस है वो 10 करणी में 3 है। यदि आपकी 10 करणी में 3 स्तंभ की लंबाई पता चल गई तो हम यहां पे मान लेंगे, यानी सपोज करेंगे, माना सॉल्यूशन में स्तंभ की लंबाई ए बी, ए बी जो दे दिया है 10 करणी में 3 दिया है, तो हम मान लेंगे, माना स्तंभ की लंबाई x मीटर है। कितनी मीटर है श्रीमान जी? x मीटर है। सॉरी, स्तंभ की नहीं, स्तंभ की परछाई की लंबाई। यहां लिखेंगे स्तंभ द्वारा बनाई गई परछाई की लंबाई, यानी BC, BC बराबर कितना है? x मीटर मैंने सपोज कर लिया। क्या समझ कर लिया? x मीटर। आपको पता है कि थीटा के सामने की जो आपकी साइड होती है उसे हम लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। जस्ट बड़ी वाली भुजा आपकी कर्ण हो जाती है, जो सबसे बड़ी होती है त्रिभुज में, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो आपकी कर्ण होती है। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है श्रीमान जी? यदि AC की भुजा अगर हम देखें तो हमारी AB और BC की अपेक्षा क्या है? तो हम लिखेंगे क्या? AC इज ग्रेटर देन AB एंड AC इज ग्रेटर देन BC, यानी कि AC की जो भुजा है, AC भुजा जो है AB से भी और BC से भी क्या है? बड़ी है। तो इसे हम कर्ण मानेंगे। बाकी जो शेष बचा श्रीमान जी उसे हम आधार मान लेंगे। यानी दो वैल्यूएं दी हुई हैं, एक तो 10 करणी में 3 दी हुई है, दूसरा x दिया हुआ है। हमें मालूम है कि आधार दिया हुआ है और लंब दिया है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो tan थीटा बराबर त्रिभुज ACB से, अगर ACB से देखेंगे हम लोग तो tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब किसकी वैल्यू है? लंब बटे आधार। लंब जो है सर AB है आपका, आधार कौन सा है? BC है। आधार की वैल्यू कितनी है? तो 10 करणी में 3 है, बटे आधार की वैल्यू कितनी है? x है, तो हम x लिख लेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू इतना पता चल गई। हमें आपको अब देखना होगा टेबल में tan 30 अंश का मान कितना होता है। तो हमने आपको टेबल बहुत बखूबी बता दिया था पहले ही या दूसरे ही क्या नाम है पार्ट में, तो आप लोगों को तो पता ही होना चाहिए और जानकारी भी होगी। तो हम लोग tan 30 अंश का मान क्या रखेंगे वो हम टेबल के अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो याद रखिएगा, आपको अगर याद नहीं है तो हम आपको बताते हैं, इसकी वैल्यू 1/√3 होती है, इक्वल टू इसकी वैल्यू 10√3 है, डिविजिबल x है। आपको पता है कि इसका हम क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, इसका इसमें करेंगे तो x का 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, लेकिन 10 करणी में 3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 तो ऐसे ही रहेगा और करणी में 3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। 10 तियां 30, ये 30 मीटर आपकी जो स्तंभ द्वारा बनाई गई पृथ्वी पे क्या चीज़ है?
परछाई है BC की वैल्यू, तो BC की वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर, आपकी परछाई आ जाएगी। तो ये आपका सलूशन हो गया। अगर आपको इसमें भी कहीं भी दिक्कत हो रही हो तो आप बताएं। आगे आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें या तो नोट डाउन कर लें, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, तो आप लोग पहला क्वेश्चन आप लोग देखें। अब हम दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोग ये ध्यान देंगे कि फिगर कैसे बनाया जाए। तो बहुत ज़रूरी है सर कि फिगर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो दो पेड़ों के बीच की दूरी, दो पेड़ों के बीच की दूरी, क्षैतिज दूरी सर 60 मीटर है, और एक पेड़ से दूसरे पेड़ की चोटी की ओर देखने पर अवनमन कोण 45 अंश बनता है। अवनमन कोण यानी कि ऊपर से नीचे देखने पे कितना डिग्री का बनेगा? 45 अंश बनेगा। यदि दूसरे पेड़ की ऊंचाई, यदि दूसरे पेड़ की ऊंचाई 80 मीटर है तो पहले पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दूसरे का अगर 80 दे दिया है तो पहले को भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उनके क्षैतिज बीच की, दोनों पेड़ों के बीच की जो दूरियां हैं वो भी दे दिया हुआ है। तो हम पहले क्या करते हैं, पेड़ बनाते हैं। सपोज करिए कि एक पेड़ ये हो गया और दूसरा पेड़ ये हो गया। क्षैतिज क्या होता है सर? यानी कि इसे हम क्षैतिज कहते हैं। जब कोई पट रेखाएं खींची जाती हैं तो वो आपकी क्षैतिज कहलाएंगी, ये ऊर्ध्वाधर कहलाती हैं। यहां देखिए हम इसे मिला देंगे। अवनमन कोण क्या कह रहा है कि यदि आप मान लें AB है, कौन सी, एक वृक्ष, और दूसरा वृक्ष क्या है, CD है, क्या है, CD है, और इनके बीच का ये क्या कह रहा है, बीच की क्षैतिज दूरी 60 मीटर है। यानी कि ये 60 मीटर हो तो आपको पता होनी चाहिए कि ये भी दूरी उतना ही होगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं, अब पृथ्वी पे हैं, तो ये क्या होंगी, समानांतर होंगी। ये नहीं है कि एक झुकी हुई है तो दूसरी नहीं झुकी हुई है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इनके बीच की दूरी अगर ये 60 मीटर है तो ये भी क्या आ जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की भी दूरी क्या हो गई, 60 मीटर। बट सर ये बताएं आप, हमने ये बताया कि अगर इसका अवनमन कोण, अवनमन कोण यानी कि यहाँ कहीं से देखने पे, अगर यहाँ कहीं से देखेंगे यहाँ पे इसकी चोटी को, यानी कि इसकी चोटी से लेकर के हमें इस वाले चोटी, इस पेड़ के चोटी को देखेंगे, दूसरे वाले पेड़ के चोटी से पहले वाले पेड़ के चोटी को देखेंगे, और उनके बीच में जो अवनमन कोण बनेगा, अवनमन कोण ये होगा, इसके पैरेलल रेखा खींचेंगे। यानी कि यदि हम यहाँ पे कितने अंश का कोण बना दें श्रीमान जी, तो वो कह रहा है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। तो यहाँ पे हमने 45 डिग्री बताया। मैंने कहा जब एक रेखा दूसरे रेखा के समानांतर होती है तो उनको काटने वाली तीसरी रेखा यानी प्रतिच्छेद करने वाली तीसरी रेखा भी क्या होती है, उनके एकांतर कोणों को बराबर कर देती है। यानी कि ये भी क्या हो जाएगी, 45 अंश हो जाएगा। चलिए, तो हमें मालूम है कि ये 80 मीटर दी हुई है। क्या कह रहा है, यानी 45 अंश बनाता है। यदि दूसरे पेड़ की ऊंचाई 80 मीटर हो तो पहले पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी पहले पेड़ की ऊंचाई हमने यच मान ली। क्या मान लिया, यच मान लिया। तो आपको पता होना चाहिए अगर ये पूरा 80 है और ये यच है तो ये भी इतना दूरी यच होगा, क्योंकि मैंने इसके समानांतर BC के समानांतर मैंने AE को खींचा है। और समानांतर खींचने का मतलब यही है जितनी दूरी ये होगी उतना ही दूरी ये होगी। नेक्स्ट नंबर, अगर ये यच है तो 80 में से अगर यच निकल गया तो इसकी दूरी बचेगी। यानी 80 में से हम क्या करेंगे, यच को माइनस कर देंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो आधार की वैल्यू और यहाँ पे यहाँ से लेकर के इस त्रिभुज को देखें हम, एक ही त्रिभुज बन रही है, क्योंकि ये त्रिभुज नहीं बनेगी श्रीमान जी, ये एक चतुर्भुज बन जाएगा। तो हम इस त्रिभुज को लेकर के ही सॉल्व करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे एक लंब है तो दूसरा आधार है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पहले पेड़ की ऊंचाई मैंने AB मान लिया, AB
ए बी बराबर एच मीटर है और इसी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज डी ए ई से ए डी ए ई से अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हम लिखेंगे tan, एक मिनट, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार के। आपको पता है tan 45 अंश का मान 1 होता है और लंब की वैल्यू यहां 80 माइनस एच दे दिया हुआ है, हम 80 माइनस एच लिखेंगे। डिविजिबल इसकी वैल्यू 60 दे दिया मीटर में तो 60 मीटर लिखेंगे। अब यहाँ देखिए अगर हम देखें तो 1/1 लिख सकते हैं, हाँ या ना, तो आप कहेंगे हाँ सर। अगर किसी के बटे कुछ भी नहीं है, कोई नंबर अगर है आपका नेचुरल नंबर है तो वो क्या होती है, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्या। सर पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में कुछ डिफरेंस है। अगर पूर्ण संख्या पूछेंगे तो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, यानी कि प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 जोड़ देते हैं तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। खैर छोड़ें, तो हम इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे इसमें और इसका क्रॉस मल्टीपल इसमें करेंगे हम। तो 60 का गुणा 1 में करेंगे तो 60 गुणे 1 हो जाएगा बराबर 1 गुणे 80 माइनस एच हो जाएगा। आप देखिए 60 एकन्नम 60 हो जाएगा, 1 का 80 में गुणा करेंगे 80 होगा, माइनस एच हो जाएगा। इस माइनस एच को ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस आएगा इधर तो प्लस हो जाएगा, तो एच और ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -60 हो जाएगा। यानी एच बराबर आ जाएगा 20 मीटर, जो आपका पहले पेड़ की ऊंचाई प्राप्त हो गई। यानी पहले पेड़ की ऊंचाई कितना प्राप्त हो गई, 20 मीटर। क्या नीचे दिख रहा है? अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो फिर से एक बार देख लेते हैं। तो देखिए कहां तक नहीं दिख रहा है। अब यहां देखिए अगर इतना आ गया है तो हम आगे इधर चलते हैं तो 60 एकन्नम 60 करेंगे यहां पे बराबर इसका गुणा करेंगे तो 80 और 1 का गुणा एच में करेंगे तो माइनस एच हो जाएगा। इस एच को इधर लेके आइए तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 60 उधर जाएगा श्रीमान जी, आपको पता है 60 उधर गया तो क्या होगा, पॉजिटिव है तो उधर जाएगा तो निगेटिव बन जाएगा। यानी कि 80 ऑलरेडी वहां पे है और इसे लेकर के जाएंगे ट्रांसफर करेंगे तो ये -60 हो जाएगा और इसे लेकर के आए हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, जो धनात्मक वैल्यू रहेगी वो दूसरे पक्ष में जाएगी तो वो निगेटिव हो जाएगी और जो ऋणात्मक होगी उसे हम क्या करेंगे, धनात्मक बना देंगे। तो यानी कि एच की जो वैल्यू हो जाएगी वो 20 मीटर हो जाएगी। अब तो दिख रहा होगा। यानी कि अगर हम कहें कि इसकी ऊंचाई कितनी आ गई तो आप कहेंगे सर 20 मीटर आ गई। कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो इसे नोट कर लें, नोट डाउन करते रहें, हम बताते रहें, आप समझते रहें और इसे नोट डाउन कर लें। हम आपको 1 मिनट देते हैं, इसे सही से कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए। थोड़ा रुकिए। चलिए, तो हमें लगता है कि दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में तो आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसके बारे में मेंशन करें। लेकिन हम उससे पहले अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं जो सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। अगला यानी थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे पे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। यानी कि एक नदी है, उसके क्या कर रहा है कि नदी के जो किनारा है ऊर्ध्वाधर खड़ा है। क्या चीज़, एक वृक्ष खड़ा हुआ है जो दूसरे किनारे पे वृक्ष के ठीक सम्मुख बिंदु पर, दूसरे किनारे पर सम्मुख बिंदु पर वृक्ष की चोटी, वृक्ष के चोटी का उन्नयन कोण, वो चाटी लिख दिया मैंने, सॉरी, ये चोटी है, चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी किनारे पर इस बिंदु से 20 मीटर पीछे वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो वृक्ष की ऊंचाई व नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए, तो हम मान लेते हैं कि
एक नदी है यहाँ पे और एक साइड में क्या है आपका, एक वृक्ष है। मान लीजिए ये वृक्ष है आपका, सपोज करिए कि ये वृक्ष है, आप मान लीजिएगा, और ये नदी की चौड़ाई है। मान लीजिए कि ये लंबवत रहबे करेगा, तो यहां से यहां तक की दूरी मान लीजिए डी है, और यहां से जब वृक्ष को मिलाते हैं, ये नदी है, और नदी के इस छोर पे, यानी एक छोर पे पेड़ खड़ा हुआ है, क्या करा, वृक्ष की नदी के किनारे पर, यानी कि एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तथा दूसरे किनारे पे वृक्ष के ठीक सम्मुख बिंदु पर वृक्ष की चोटी है, यानी कि वृक्ष की चोटी आपकी सम्मुख बिंदु, यानी कि वृक्ष की चोटी दूसरे किनारे पर वृक्ष के ठीक सम्मुख बिंदु पर वृक्ष की चोटी का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 अंश हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 60 अंश। लेकिन इस बिंदु से थोड़ा सा आगे बढ़ने पे, थोड़ा सा का मतलब 20 मीटर आगे बढ़ने पे, यहाँ पे क्या कर रहा है कि बिंदु से 20 मीटर पीछे वृक्ष के चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। यानी कि अगर हम इसे मिलाएं इस पेड़ को, तो यहाँ इनके बीच की जो कोण बनेगा वो 30 अंश है सर। यहाँ से देखने पे ये 30 अंश का कोण बनाएगा, और यहाँ से देखने पे ये कितना बनाएगा, 60 अंश बनाएगा। तो इस बिंदु से 20 मीटर पीछे की वृक्ष, सॉरी पीछे वृक्ष के चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो वृक्ष की ऊंचाई मैंने मान लिया श्रीमान जी एच है, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, और इसे सी मान लीजिए, और यहाँ इस बिंदु को डी मान लीजिए। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। पेन क्या करा, वृक्ष की ऊंचाई व नदी के चौड़ाई को ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है आपको, यानी कि उसी किनारे पे बिंदु। चले हम लोग इतना जान लिए, तो हम लोग आगे लिखेंगे, माना वृक्ष की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर है। श्रीमान जी पता नहीं है, इसलिए हम लोग इसे मान लिए हैं, तथा नदी की चौड़ाई डी मीटर है। देखिए हमारे कहने का मतलब क्या है कि आपको तो ये मानना पड़ेगा कि नदी का ये हिस्सा आपका क्या है, पूरा नदी की चौड़ाई है, यानी डी मैंने क्या मान लिया, नदी की चौड़ाई मान ली। और जो वृक्ष ऊर्ध्वाधर खड़ा है उसकी ऊंचाई मैंने क्या मान लिया, एच मीटर मान लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो बिल्कुल मेंशन करिएगा अपना, जो भी शिकायतें होंगी, जो भी दिक्कतें होंगी, जो आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, वो प्रॉब्लम अपना शेयर कर दीजिएगा हमारे साथ। मैं क्या नाम है, मेल बॉक्स में डालिएगा, हम लोग जान लेंगे। और उसके बाद हम चेक करने के बाद आपको फिर से हम इसके बारे में दोबारा अगले वीडियो में आपको बखूबी बता देंगे। चले श्रीमान जी, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ए बी सी और ए बी डी दो त्रिभुजें बन रही हैं। तो पहला त्रिभुज हम ले लेते हैं ए बी डी, यानी कि ए डी बी से त्रिभुज ए बी डी से, सॉरी जी, ए डी बी से। तो अगर देखें तो ये लंब है, ये आधार है, दो ही चीज की वैल्यू दी हुई है। तो लंब और आधार की वैल्यू दी हुई है, तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी से, ए डी बी से अगर देखें तो tan 60 अंश बराबर लंब कितना है, एच है, और आधार कितना है, डी है। यदि अगर हम आगे से बढ़ाएं तो tan 60 अंश का वैल्यू जो होती है वो कर्ण 3 होती है, एच रह जाएगा आपका, और डी हो जाएगा। अगर आगे देखें इसमें तो डी का मल्टीपल हो जाएगा, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्णी में 3d के हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 बन गया। अब लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी से, अगर ए सी बी में देखेंगे तो आपका जो नदी की चौड़ाई है और उसी पक्ष में आगे बढ़े हुए या पीछे बढ़े हुए दूरी को, दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी कि हम कह देंगे कि tan 30 अंश बराबर एच बटे कितने के, 20 धन डी, तो 20 धन डी
आपको पता है tan 30° का मान होता है 1/3 यच का मान हमारा दिया हुआ है, यच अभी रहने दीजिए, सॉरी 20 धन डी के। इसका क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, इसका इधर क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, तो यानी कि 20 का गुणा 1 में करेंगे तो भी आपका आएगा 20 है, डी में करेंगे तो भी डी आएगा, यानी करणी में 3 एच हो जाएगा। हमने अभी लिखा रहा है समीकरण नंबर 1 में एच बराबर करणी में 3 डी के, यानी कि समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। समीकरण नंबर 2 में हम क्या करेंगे, एच का मान रखने पे दिख रहा है, देख लीजिए, और रखने पर दिख रहा है ना। अब यहां पे क्या करेंगे, एच की वैल्यू हम क्या करेंगे, करणी में 3 डी रखेंगे, तो 20 धन डी बराबर करणी में 3 पहले से है इंटू एच की वैल्यू करणी में 3 डी देखेंगे, रखेंगे। अब वैल्यू रखने के बाद यहां पे हम क्या करेंगे, अरे यार देख लीजिए आप लोग, बताइए आप लोग कि मैंने नीचे की वैल्यू दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे 20 धन डी रख दिया मैंने, इसका गुणा करेंगे तो करणी में 3 और करणी में 3 का गुणा होगा श्रीमान जी। तो आपको मैं बता दूं कि करणी में 3 का गुणा करणी में 3 करेंगे तो करणी में 9 हो जाएगा। अब करणी में 9 का मान कितना होता है, 3, तो हम यहाँ पे 3 डी लिख देंगे, तो 20 धन डी बराबर 3 डी। अब यहाँ डी को उधर लेके जाएंगे, माइनस है तो क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 20 बराबर क्या आ जाएगा, 3 डी माइनस डी बराबर क्या लिख सकते हैं, 20 बराबर 2 डी, तो 2 से 2 दहिया में 20 हो जाएगा, डी का मान आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। यानी कि देखा जाए कि जो नदी की चौड़ाई हमने मान रखी थी, नदी की चौड़ाई कितनी मान रखी थी, डी मान रखी थी, और डी की वैल्यू हमने कितना ज्ञात कर दिया, तो आप कहेंगे सर 10 मीटर आ गई। हमें ऊंचाई ज्ञात करना है तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले इसे नोट कर लें, क्योंकि आगे बोर्ड पे दिखेगा नहीं, इसलिए हमें मिटानी पड़ेगी, तो उसे मिटा करके ही हम आगे लगा पाएंगे। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग जो डी का मान निकाले हैं वो समीकरण नंबर 1 में यदि हम रख लेते हैं तो हमारा एच की वैल्यू भी याद आ जाएगी, यानी कि हम लिखेंगे समीकरण नंबर, सॉरी राइट मिस्टेकिंग, तो यहां पे देखिए समीकरण नंबर 1 में डी की वैल्यू रखने पे, डी का मान, डी का मान रखने पर हमने क्या लिखा है, एच बराबर करणी में 3 डी के है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, आपको मालूम है डी की वैल्यू 10 आई हुई है, तो यहाँ डी की जगह पे रख लीजिए, करणी में 3 गुणे 10 हो जाएगा, यानी कि एच बराबर आ जाएगा 10 करणी में 3। अब आपको पता होनी चाहिए श्रीमान जी, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ कि करणी में 3 बराबर 1.732 होता है। आप इसके आगे इसे रख सकते हैं अगर रखना चाहते हैं तो। आपकी ऊंचाई भी कितना आ गई, 10 करणी में 3 आ गई, यानी कि इस तरह से आपके तीसरे क्वेश्चन को भी हम आसानी से सॉल्व कर लिए। और इसमें यदि आप लोगों को थोड़ा भी दिक्कतें होती हैं तो आप लोग बेहिचक हमसे कहें, क्योंकि कहानी तो बनती है किसी भी चीज़ की, आप अपने ही कहानी बनाएंगे। कहानी का मतलब समझते हैं, जिंदगी में एक अच्छे कर्मों को करने के लिए हमें बहुत सारी दिक्कतों को सामने करना पड़ता है। अब दिक्कतों का सामना करने का मतलब क्या है, यदि आपको अच्छा नंबर लाना है तो इस समय यदि आप सोते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो आपकी पढ़ाई क्या होती है, नुकसान होती है। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, और टाइम देने के लिए आपको ये सारी चीज़ें जाननी होगी। और जानने के लिए भैया कम से कम आपको शाम को 10-11 बजे तक तो कन्फर्म ही पढ़ना चाहिए, और सुबह में आपको 5 बजे तक जग जाना चाहिए, लेटेस्ट 5 बजे तक। और बाकी चीज़ें फिर से रिवीजन कर लें, जो कल की चीज़ें पढ़े हुए हैं 2 घंटे में हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा करके जितना पढ़ाया गया है वो रिवीजन कर सकते हैं। पढ़ाई का मूल मंत्र यही है सर कि आप जिस चीज़ों को पढ़ चुके हैं उन्हें एक बार दिन में जरूर रिवाइज करें, और रिवाइज करेंगे तो वो क्या होती है, रिपीटेशन में रहती है, जिसकी वजह से आपके माइंड में बनी रहती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग इसका अगला पार्ट
नेक्स्ट डे यानी कल लेकर के आएंगे। तो आज इतना ही रहेगा। बाकी आज की जो भी त्रुटियां हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम। अब बाकी जो बीच में हम नहीं आ सके, लाइव तो नहीं आ पाते हैं, इसके लिए सॉरी। बाकी लाइव भी किसी दिन हम लोग आएंगे और आपको एक सरप्राइज़ ज़रूर देंगे, लेकिन वो दिन कब आएगा वो हम भी वेट कर रहे हैं, तो आपको भी वेट करना ही पड़ेगा। तो बाकी चीज़ें, इसमें जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं वो चीज़ें मुझे बेहिचक बताएं। हाँ, यदि मेरी स्पीड, सर मुझे मालूम है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो मैं कोशिश करूंगा। यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा भी एक आध मैसेज डालेंगे कि हाँ सर वास्तव में आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, कोशिश करें कि थोड़ा सा समझाते समय आप स्पीड कम कर लें, तो मैं उस पर ज़रूर ध्यान दूंगा। और ध्यान देने का तात्पर्य यही है सर, क्योंकि आपको मेरी बातें समझ में ना आए तो कोई मतलब नहीं है समझाने का। आपको मेरी बातें समझ में आनी चाहिए। किसी मित्र ने, हमारे मतलब मित्र नहीं है, वो हमारे भाई ही हैं, उन्होंने कहा कि सर आप जब पढ़ाते हैं तो थोड़ा लोगों के बीच में सामने आप अपने चेहरे को भी दिखाएं। आप जब पढ़ाते हैं तो आपका पीछे वाला हिस्सा, पीठ दिखता है, बाकी चेहरे बहुत कम दिखते हैं। खैर, इसके लिए हम भी कोशिश करते हैं कि आपसे रूबरू हों और आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करें और हमारे हाव भाव और हमारी बातों को समझें। खैर, बाकी हम लोग इसके आगे कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।